हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी को? गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास अपन शुरू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मेरे जितने भी साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और शानदार अपन तैयारी करेंगे। कि सर शानदार तैयारी कैसे सर? पूरे यूट्यूब पे तो पशु परिचर चल रहा है। देखो शानदार तैयारी कैसे होगी, मेरे चैनल के माध्यम से मैं बता सकता हूँ आपको। तो देखो, मेरे इस चैनल पर आपको 2016 से लेकर 2024 के मध्य जितने भी एग्ज़ाम पेपर हुए सारे सोल्व कराऊंगा। सर उससे फ़ायदा क्या होगा? क्या क्वेश्चन वापस आते हैं? तो सभी आपके क्वेश्चनों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आपके पशु परिचर का जो एग्ज़ाम है वो आरएसएसबी बोर्ड लेगा। कौन सा बोर्ड लेगा? आरएसएसबी बोर्ड। उसे आप आरएसएम एसएसबी भी बोल सकते हो, लेकिन शॉर्ट में उसे आरएसएसबी बोर्ड कहा जाता है। क्लियर? इस बोर्ड द्वारा जब इसकी स्थापना हुई, स्थापना से लेकर अब तक जितने भी पेपर लिए गए, मेरे हिसाब से 100 प्लस पेपर हैं। उन 100 प्लस पेपरों का अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो सर उन क्वेश्चनों से वापस पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे? बिल्कुल मिलेंगे। क्वेश्चन वापस से रिपीट होते हैं। और मैं कहता हूँ एक बार आप सारे जो मेरे तथ्य बताए हुए वो सारे इर्द गिर्द के तथ्य वो क्वेश्चन आप रट लेना। भले ही मैं कहता हूँ राजस्थान जी के आपके 75 क्वेश्चन आओ या 80 क्वेश्चन आओ या 90 क्वेश्चन आओ, एक क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है? और बहुत बेहतरीन मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा। क्लियर? बिल्कुल निसंदेह आप 100% आँख मीच के विश्वास कर सकते हो, ऐसी बेहतरीन मैं तैयारी करवा दूंगा आपकी। बेफिक्र रहो, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कि आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ भी मैं पशुपालन संबंधी जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसके नोट्स, पार्ट बी के नोट्स भी डालता रहूँगा और पार्ट बी में करवाऊँगा भी सही। ठीक है? क्लियर? तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। पार्ट ए की तैयारी तो कंटिन्यू आपकी चल रही है और ऐसी शानदार तैयारी कराऊंगा कि मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है? एक बार में अगर सिलेक्शन लेना ना, माँ बाप का सपना पूरा करना, सरकारी जॉब अगर आपको चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। 5,934 पोस्ट है आपकी। ठीक है? आपको 5,934 पोस्टें नहीं चाहिए, आपको तो एक पोस्ट चाहिए। वाकई में कि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है और सरकारी जॉब चाहिए, तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और ये एक सीट दिलाने का जो कार्य है वो मैं आपका कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इससे पहले देखो, मैंने बताया था कि अपन पार्ट 2 की कुछ चर्चाएं हर क्लास में थोड़ी थोड़ी करते रहेंगे। ठीक है? 2 या 3 मिनट में पार्ट 2 के बारे में भी चर्चा करते रहेंगे। तो कल मैंने शायद आपको पशु गणना रिपोर्ट के बारे में कुछ बताया था। आज अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं उसके आगे। देखो, तो देखो अब मैं बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको बिल्कुल याद भी रखना है और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो कल मैंने आपको राजस्थान में पशु घनत्व सब बताया था। कुछ बच्चे कह रहे थे सर 169 है। नहीं सर, 166 ही है। पशु नवीनतम पशु रिपोर्ट आई ना 20 उसके अनुसार आप देख लेना। अब मैं बता देता हूँ। देखो, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन कौन से ज़िले में पाया जाता है? राजस्थान में सबसे ज़्यादा पशुधन कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा सर बाड़मेर। क्या उत्तर होगा? बाड़मेर। ऐसा आंकड़ा आपको बताऊंगा कि एकदम आपको याद रखना है और सीधे कब आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो मैं बता देता हूँ, 53.66 लाख, कितना? 53.66 लाख पशुधन आपके बाड़मेर में पाए जाते हैं। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा पशुधन कौन से ज़िले में पाया जाता है? बाड़मेर में पाया जाता है। कितना पाया जाता? 53.66 लाख। दूसरे स्थान पर है आपका जोधपुर। ठीक है? वो भी आप याद रख सकते हो। जोधपुर में 35.90 लाख पाया जाता है। जबकि मैं बात कर लूँ राजस्थान में न्यूनतम पशुधन कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में जो न्यूनतम आपका पशुधन है ना, वो राजस्थान के कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल धौलपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? धौलपुर के अंदर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? तो बिल्कुल मैं आपको बता सकता हूँ, 5.29 लाख पशुधन केवल धौलपुर में पाया जाता है। सवाल आपका यूँ बन जावे कि सर्वाधिक पशुधन राजस्थान के कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो बाड़मेर होगा। क्लियर? और सबसे न्यूनतम पशुधन आपके धौलपुर में होगा। क्लियर? हो गया क्लियर? अब देखो, मैं आपका इम्पोर्टेंट सवाल बनता हूँ कि एग्ज़ाम में सवाल कैसे बन सकता है।
एग्ज़ाम में आपका सवाल जो बन सकता है वो किस प्रकार बन सकता है। तो सवाल आपका यूँ बनेगा कि देश में कुल पशुधन का राजस्थान में कितने प्रतिशत पशुधन पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 10.58%। कितना? 10.58% पशुधन पूरे देश का राजस्थान में पाया जाता है। क्लियर? और कल मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के बाद पशुधन के मामले में राजस्थान का पूरे देश में दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद आपका राजस्थान का है। अब देखो और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। देखो आपको याद रखना कि यहाँ पूरे देश का कितनी प्रतिशत गाय राजस्थान में पाई जाती है। तो 7.220 यानी 7.20% गाय आपके राजस्थान में पाई जाती है। कितनी भैंसें राजस्थान में पाई जाती पूरे देश की? तो 12.47% भैंसें राजस्थान में पाई जाती है। कितने प्रतिशत बकरियां राजस्थान में पाई जाती? 14%। बिल्कुल आपको याद रखना, पूरे भारत देश की 14% बकरियां आपके राजस्थान में है। और मैं बात कर लेता हूँ, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो भेड़ें कितनी पाई जाती है। तो आपको बिल्कुल याद रखना, भेड़ जो आपकी लेडी होती है, भेड़शिप, कितने प्रतिशत राजस्थान में पाई जाती है। तो आपको याद रखना 10.84%। कितनी? 10.84% पूरे भारत की भेड़ों में से राजस्थान में पाई जाती है। कितनी? 10.64%। अब मैं बात कर लेता हूँ ऊँट। तो ऊँटों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो राजस्थान में 84 पॉइंट, देखो पूरा एकाधिकार है ऊँटों के मामले में, 84.43% ऊँट राजस्थान के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय उत्पादन में थोड़ा सा बात कर लो तो देखो दुग्ध उत्पादन में जो राजस्थान का जो योगदान है वो 12.6% है। कितना? 12.6%। और ऊन उत्पादन की बात कर लो तो 34.46% योगदान ऊन के अंदर देता है। क्लियर? तो ये आपको याद रखना। और नए फैक्टों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, इससे पहले एक छोटी सी योजना के बारे में और अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मैं आप बता देता हूँ, क्योंकि आपके जो पार्ट भी है ना उसमें से पशुधन रिलेटेड जो योजनाएं हैं वो भी आपसे पूछी जाएगी। क्लियर? तो उन्हीं योजनाओं के बारे में भी अपन देख लेते हैं। एक इम्पोर्टेंट योजना मैं आपको रोज़ बताता रहूँगा जिससे कि आपकी योजनाएं भी क्लियर हो जाएगी। देखो आज अपन जो बात करने वाले हैं कौन सी योजना की? आज अपन बात कर लेंगे मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, जो कि ये अभी जो आपकी पिछली सरकार थी ना, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान चली थी। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। कौन सी योजना? पशु बीमा योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। योजनाएं भी आपके एग्जाम में सिलेबस में देख लेना, नीचे नीचे सिलेबस में लिखा हुआ है पशु योजना। तो इसके बारे में देखो थोड़ी सी मैं चर्चा करूँ ना, तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना कब शुरू हुई? तो आपको याद रखना 6 सितंबर 2023 को शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई आपको ये भी याद रखना, तो गुलाबपुरा भीलवाड़ा से। कहाँ से स्टार्ट हुई? गुलाबपुरा भीलवाड़ा से स्टार्ट हुई, आपको बिल्कुल याद रखना। ठीक है? अब इसमें क्या होता है, तो इसमें जो दुधारू पशु होते हैं ना, तो एक परिवार के 2 दुधारू पशुओं का बीमा किया जाता है और प्रत्येक पशु पर आपके अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो 40,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं भाई? 40,000 रुपये दिए जाते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो इसके साथ ही मैं और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ, देखना। तो ये जो आपकी मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना है ना, इसके तहत देखो किसको दिए जाते हैं भाई? जिन परिवार की आय 8 लाख से कम है ना, उनके लिए तो ये बीमा बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है? और 2 दुधारू गोवंशीय पशुओं के लिए 40,000 रुपये तक का बीमा है। लेकिन जिनकी आय 8 लाख से ज़्यादा है ना, उन पशुपालकों को अधिकतम 200 रुपये प्रति वर्ष देना पड़ेगा और उनके लिए भी फिर ये आपका बीमा हो जाएगा। जिनके भी 8 लाख से कम है उनके लिए तो फ्री में हो रहा है, लेकिन जिसकी आय 8 लाख से ज़्यादा है उनको प्रति वर्ष 200 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है? बिल्कुल आपको याद रखना थी। ये योजना भी आपकी क्लियर हो गई। बहुत आसान है, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। अब बढ़ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चनों की तरफ और देख लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका जो पेपर था लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पेपर था, 2016 में लिया गया था। इसमें राजस्थान के 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट है। ठीक है? ये तो क्वेश्चन नंबर 100 से मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 100 से स्टार्ट है। पहला आपके लाइब्रेरी साइंस से जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर 50 क्वेश्चन आपके राजस्थान जीके से थे। क्लियर? तो ये आपका 98 यहाँ से स्टार्ट है।
पहला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हो आप अच्छे से। प्रबंध कोश नामक पुस्तक, प्रबंध कोश नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो देख लेते इसका, आपका जो लेखक है कौन है। राजशेखर, कानड़देव, नैन्सी, हेमचंद्र सूरी। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, कि प्रबंध कोश नामक ग्रंथ राजशेखर के द्वारा लिखा गया। कानड़देव जालोर के शासक थे, एक रचना हुई कानड़देव प्रबंध, उसके लेखक कौन है, तो आपके पद्म नाभ। कौन है भाई, पद्म नाभ। ठीक है, ठीक है। मुणौत नैन्सी, मुणौत नैन्सी का संबंध जोधपुर से है, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे। इनकी 2 रचनाएं, एक तो नैनसिरी खयात, दूसरी मारवाड़ रे प्रगनारी विगत। ठीक है, मारवाड़ी प्रगनारी विगत, ये 2 रचनाएं। हेमचंद्र सूरी, देखो हेमचंद्र सूरी जो है, इनकी जो एक रचना है जो इम्पोर्टेंट है, प्रमाण मीमांसा। कौन सी मीमांसा, प्रमाण मीमांसा। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारी मैंने आपको बता दिया, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर करेंगे अपन, फालतू का कचरा बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम में आने वाला है, जो सिलेबस के तहत है, वही अपन क्लियर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है, आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है बिल्कुल मैं आपको बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण कालीन। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। देखो आज मैं आपको है ना बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सी सभ्यता कौन सी काल की। तो देखो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं पुरा पाषाण काल। कौन सा काल, पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल से रिलेटेड जो राजस्थान में जो स्थल है या पुरातात्विक सभ्यता या पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में, डीडवाना जाइल, भानगढ़ अलवर, विराटनगर जयपुर, दर भरतपुर, इंद्रगढ़ कोटा, ये जो सारे स्थल मैंने आपको बताया, एक बार वापस से बोलता हूँ। डीडवाना जाइल नागौर, भानगढ़ अलवर, विराटनगर जयपुर, दर भरतपुर, इंद्रगढ़ कोटा, ये सारे जो स्थल है ना, ये पुरा पाषाण कालीन स्थल है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब मैं बात कर लेता हूँ मध्यकालीन, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अनुसार अगर मैं बात करूँ ना, तो आपका बागोर, भीलवाड़ा, विराटनगर और तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा। क्लियर। तो ये 3 जो सभ्यता स्थल है आपके, ये मध्य पाषाण काल के अंदर आते हैं। जबकि नव पाषाण काल की मैं बात कर लेता हूँ, तो राजस्थान में नव पाषाण काल में कौन सी सभ्यता शामिल है, आहड़, कालीबंगा, गिलूंड और जर राजस्थान, जर जयपुर। एक जर स्थान है आपका पुरातात्विक, ये जर है ना, ये जयपुर के अंदर पड़ता है। भाई कहाँ पड़ता है, जयपुर के अंदर। वापस से बता दूँ, देखो नव पाषाण काल के अंदर राजस्थान में एक तो आपकी आहड़ है, एक आपकी कालीबंगा है। क्लियर। एक आपका गिलूंड राजसमंद है, एक जर आपकी जयपुर है। अब मैं बात करते हूँ ताम्र पाषाण कालीन जो पुरातात्विक स्थल है उनके बारे में, बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा, बाड़मेर और बालाथल उदयपुर। क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ ताम्रयुगीन सभ्यता राजस्थान में कौन कौन सी है, गणेश्वर, साबणिया, पुंगल, बूढ़ा पुष्कर, बेणेश्वर, नंदलालपुरा, किराड़ोद, चीतवाड़ी, कुराड़ा, पलाना, मल्ला भरतपुर, कोलमाली, सवाई माधोपुर, ये सारे स्थल आपके ताम्रयुगीन स्थल है। अब लोहयुगीन स्थलों की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखो लोहयुगीन में आपका नौ भरतपुर, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर जोधपुरा, सांबर, रेड, नगर, नैनवा, ये तीनों टोक में पड़ती हुई रेड सभ्यता, नगर और नैनवा। भिनमाल जालोर, नगरी चित्तौड़गढ़, चक 84 तरकनवाला, ये गंगानगर में पड़ती है, ईसवाल उदयपुर में। तो ये सारी सभ्यता आपकी लोहयुगीन सभ्यता है। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ तिलवाड़ा के बारे में। तो ये जो आपकी तिलवाड़ा सभ्यता है ना, इसका जो उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना है, डॉक्टर वी.एन. मिश्र के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, डॉक्टर वी.एन. मिश्र का। कब, 1967 से 68 के मध्य, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है। और यहाँ एक ताम्र पाषाणकालीन स्थल है जहाँ 500 वर्ष ईसा पूर्व से 200 वर्ष ईसा पूर्व तक की सभ्यता का अवशेष मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके उत्खनन में 5 आवास स्थलों के अवशेष भी मिले। यहाँ के अग्निकुंड जिसमें मानव अस्थि, भस्म और मृत पशुओं के अवशेष भी यहाँ से आपको प्राप्त हुए हैं। तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में पड़ता है, लूनी नदी के किनारे। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बागोर के बारे में और बता देता हूँ। सर आप कहोगे बागोर छोड़ दिया, तो
तो बागोर भीलवाड़ा नदी की कोठारी नदी पर स्थित है बागोर सभ्यता। इसका उत्खनन आपका वीएन मिस्र के द्वारा किया गया था। और बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणिक सभ्यता स्थल है। यहाँ 14 प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष प्राप्त हुए। कितने प्रकार की खेती? 14 प्रकार की खेती के जो अवशेष प्राप्त हुए बागोर से प्राप्त हुए, ठीक है। और बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अब देखो मैं बात कर लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट सभ्यता की जो कि आपने कभी सुनी नहीं होगी। एक तो है आपकी लाछूरा सभ्यता, कभी नहीं सुनी होगी आपने, इसलिए कहता हूँ ना ऐसी तैयारी कराऊंगा कि सवाल आपका बनेगा कहाँ से। लाछूरा सभ्यता आपके भीलवाड़ा में पड़ती है, क्लियर। दूसरा मैं बात कर लेता हूँ जूना खेड़ा सभ्यता की। जूना खेड़ा सभ्यता, जूना खेड़ा सभ्यता आपकी पाली में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? पाली में। एक है सोहनपुरा पुरातात्विक स्थल या सभ्यता कह दो, सोहनपुरा, ये आपका सीकर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सीकर के अंदर पड़ता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जो साथी पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं ना, जितने भी, भले 20 लाख फॉर्म आओ, लेकिन जो मेरे से जुड़ने वाले हैं ना, उन पशु परिचरों की पहचान ही अलग होगी, क्योंकि अपन 2 स्टेप आगे चलेंगे। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, उतने लेवल मत रखो, उससे एक एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी करके जाओ। अगर पेपर थोड़ा सा टफ भी बन जाता है तो आप आसानी से सारे सवाल कर सकते हो। इसलिए जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, बहुत बेहतरीन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये याद कर लेते हो तो कैसा भी सवाल आएगा एग्जाम में आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? तो ये सर्वप्रथम जो संधि करने वाला शासक था वो बहरमल था। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो 104 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देवारी 1680। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह नाडोल में जनवरी 1681, देखो ये हिंदी में लिखा हुआ, आप या देख लें, हिंदी में लिखा हुआ या इंग्लिश में देख लेना, 1681 क्लियर, में घोषित किया था? तो 105 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा शहजादा अकबर, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। इन्होंने हिंदुस्तान का बादशाह अपने आप को घोषित किया था। अच्छा सवाल है, बन सकता है। देखो, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही मेल नहीं है, ये आपको बताना है। तो राणा कुंभा बिल्कुल गुहिल थे, बिल्कुल संभल थे। राम मालदेव राठौड़ थे, बिल्कुल सही। राणा सांगा गुहिल थे, बिल्कुल सही। राव चंद्रसेन, ये भाटी राजवंश से इनका संबंध नहीं था। ये तो राठौड़ राजवंश से इनका संबंध था ना। कौन से? राठौड़ राजवंश से इनका संबंध था, और ये तो जोधपुर के आपके शासक थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ युद्धों की सूची दी गई है जो मध्यकालीन भारत में लड़े गए थे, तो उनका कालानुक्रम आपको सेट करना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था। तो 107 की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका हुआ था समेल, समेल का युद्ध। समेल के बाद हुआ था आपका धर्मत का युद्ध। धर्मत के बाद बात कर लूँ तो आपका सामूगढ़, सामूगढ़ के बाद देवराय। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो, जब शाहजहाँ के काल के अंदर जब उनके जो पुत्र थे उन्होंने उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध हुए थे उनकी एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ जो हमेशा याद रखना। बद साख दो, बद साख दो, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। क्या? बद साख दो, ठीक है। बद से आपके बहादुरगढ़ का युद्ध, सा से आपका सामूगढ़ का युद्ध, खा से आपका खजुराहो का युद्ध, दो से आपका दोराई का युद्ध, ठीक है। तो ये युद्ध हुए थे उनके, बिल्कुल आपको याद रखना, ये सारे उत्तराधिकारी के युद्ध थे। और गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था 1544 के अंदर हुआ था, मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य। ढोला मारूरी वाद किसके द्वारा लिखी गई है? तो 108 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 खुशाल चंद्र। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक है ढोला मारूरा दोहा, देखो एक जो रचना है वो है ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरो दोहा। ये जो ढोला मारूरे दोहा जो रचना है ना, ये किन की रचना है? तो आपको बिल्कुल याद रखना, ये जो रचना है आपकी ये है किन की? तो ये आपकी जो रचना है बिल्कुल किन की रचना है? ये कवि कलोल की रचना है। किन की? कवि कलोल की रचना है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 109 आपके सामने है। तो इसकी चर्चा अपन बिल्कुल नहीं करने वाले, क्योंकि ये डिलीट कर दिया गया है। क्योंकि सन 1177 में सामंत सीमा के द्वारा
किसके हाथों पराजित होने के बाद डूंगरपुर राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसमें ऑप्शन में नहीं था इसलिए वो डिलीट हो गया। और देखो 110 भी डिलीट कर दिया गया। गणगौर का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये भी डिलीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सत्य किस भाषा में लिखी है? ये आपको बताना है। तो इसका अपन देख लेते हैं कि कवि सूर्यमल मिश्र ने कौन सी भाषा में लिखी। तो 111 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिंगल भाषा में लिखी। भी कौन सी भाषा में लिखी? तो डिंगल भाषा में लिखी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो। सूर्यमल मिश्रण की मैं बात कर लूँ ना, तो देखो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले वंश भास्कर, कौन सी होगी आपकी? वंश भास्कर पहली रचना होगी। दूसरी रचना की मैं बात करूँ तो दूसरी जो इसकी रचना है वो है वीर सतसई। कौन सी होगी आपकी? वीर सतसई, सतसई, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो धातु रूपावली, कौन सी होगी? धातु रूपावली। धातु रूपावली के बाद मैं अगर बात करूँ तो कौन सी होगी? राम रंजाट, राम रंजाट, ठीक है। 4 रचनाएं मैंने बता दी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको वंश भास्कर, फिर वीर सतसई, फिर धातु रूपावली, फिर राम रंजाट। एक है आपकी सती रासो, कौन सी है? सती रासो, सती रासो। और एक है आपकी छंद मयूख, कौन सी है भाई? छंद मयूख, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने आपको 7 रचनाएं बता दी सूर्यमल मिश्रण की जो आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अतारकीन का दरवाजा स्थित है। तो अतारकीन का जो दरवाजा स्थित है कहाँ स्थित है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा नागौर के अंदर, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ के किलों के नाम से जाना जाता है? तो बूंदी का दुर्ग और अजयमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है। बूंदी दुर्ग के दो और अजयमेरू दुर्ग, इन दोनों को ही तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। बूंदी दुर्ग का निर्माण तो आपके बरसिंह हाड़ा के द्वारा करा गया है, जबकि अजयमेरू का जो आपका तारागढ़ इसका निर्माण अजयराज चौहान के द्वारा आपका करवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजी हमीमुद्दीन सुहारवर्दी किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? तो 114वें क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका नागौर, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, तो अपन देख लेते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, 115वां क्वेश्चन है। हत्ता कि ये क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया है, फिर भी मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल ज़रूर बता दूंगा। हवा महल के निर्माण कब हुआ? तो हवा महल का जो निर्माण हुआ था 1699 में हुआ था। आपको याद रखना कब हुआ भाई? 1699। किसके द्वारा करवाया गया? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसमें आपकी देखो 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है? 5 मंजिला है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये लो, ये लो, ये लो। सबसे पहले शरद, फिर रतन, फिर विचित्र, ठीक है। सबसे पहले शरद होगी, फिर आपकी रतन होगी, फिर विचित्र होगी, ठीक है। फिर आपकी हो जाएगी सबसे आखिरी वाली हवा। चौथी मंजिल कौन सी मेरे को याद नहीं आ रही। सर विप्रय हवा। देखो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, देख लेते हैं, उससे अपन को याद आ जाता है। सर विप्रय, अच्छा चौथी मंजिल आपकी प्रकाश है। पहली मंजिल शरद, दूसरी रतन, तीसरी बात कर लो विचित्र, चौथी प्रकाश, 5वीं मंजिल जो है हवा मंजिल, ठीक है। ये 5 मंजिल आपकी बनी हुई है हवा महल के अंदर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन 116वां क्वेश्चन आपके सामने है। 84 खंभों की छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो असत्य कथन है आपका पहला ही असत्य कथन है, इस छतरी का निर्माण विष्णु सिंह के काल के अंदर राव देवा के द्वारा करवाया था। नहीं, देखो इसका जो निर्माण हुआ था ना वो राव अनिरुद्ध सिंह के काल के अंदर राव देवा ने करवाया था। और ये बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है। और इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य हुआ था, बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। विनायका, हथियागोड़, कोलवी
कि प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। तो ये सारी जो गुफाएं आपकी पड़ती है ये झालावाड़ के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ये बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ से कई बार आपका सवाल बना है, बिल्कुल आपको याद रखना। विनायका, हथियागोड़, कोलवी, ये जो बौद्ध गुफाएं पड़ती है झालावाड़ में पड़ती है। कहाँ? झालावाड़ में, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। संतरे के उत्पादन सबसे ज़्यादा झालावाड़ में होता है, इसलिए झालावाड़ का उपनाम क्या है? राजस्थान का नागपुर, जबकि कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। तो सुनहरी कोठी कहाँ स्थित है? टोंक के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? इब्राहिम खान ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, झाला जालम सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 119 की मैं बात करूँ तो पहला ही कथन सही नहीं। ये कोटा राज्य के शासक थे। ये कोटा राज्य के शासक नहीं थे, ये वाकई फौजदार थे। ठीक है, सेनापति थे, वाकई शासक नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही नहीं है। बाकी वह कोटा के फौजदार और महान कूटनीतिक राजनेता थे, बिल्कुल सही। अपने पिंडारियों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए, बिल्कुल सही है। कोटा राज्य का शासन पूर्णतः उसमें निहित था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। सन 1817 में किन राज्यों के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां की थी? तो क्वेश्चन नंबर 120 की मैं बात कर लूँ तो आपका किशनगढ़, करौली और कोटा ने 1817 में ही आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुशाल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने अहुवा पर कब्जा किया था, यानी कब कब्जा किया था? तो 24 जनवरी 1858 को। कब? 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने अहुवा जो एक ठिकाना था वहां पर कब्जा कर लिया था। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी, गोपालिया और पूंजाधीर जी। आज देखो गोविंद गिरी के आज पूरे नाम की चर्चा हुई है कि गोविंद गिरी गोपपालिया, ये इनका पूरा नाम है, और पूंजाधीर जी, इसके द्वारा आपके भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया, जो कि भीलों के उत्थान के लिए चलाया गया था। एक था आपका एकी आंदोलन। एकी आंदोलन का जो नेतृत्व किया गया वो मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था। किसान पंचायत की स्थापना सन 1916 से 17 ईस्वी में की गई थी। इस संगठन का संबंध किससे था आपको बताना है। तो 123 का जो सही आंसर हो जाएगा बिजोलिया से था। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। भारत का सबसे बड़ा अहिंसात्मक जो आंदोलन था वो बिजोलिया किसान आंदोलन था, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने करी? देश में किसके द्वारा की गई थी? ये तो बिल्कुल आपका डिलीट हो गया। देखो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की थी। किसके द्वारा? कपूर चंद पाटनी। महात्मा गांधी नहीं आएगा, इसमें गलत छाप दिया। कपूर चंद पाटनी 1938 में, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। कपूर चंद पाटनी के द्वारा 1931 में आपके जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? बड़ा शानदार सवाल है, जबरदस्त। ये सवाल कई बार रिपीट हुआ और आप में से बहुत जो साथी जुड़े वो उनका उत्तर भी पता होगा कि बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सवाल अच्छे से पूछना। सही है पूछा है, सही नहीं है पूछा। ये नहीं और ये है। कई बार ये है ना 3-4 सवाल गलत करवा देता, फिर घर जाके आंसर की मैच करते हो ना आप, कितने सही कितने गलत, फिर पता पड़ता है यार मेरे तो बहुत सारे गलत हो गए। इसलिए पेपर में जो सवाल पढ़ते हो तो एक सवाल को कम से कम 1 से 2 बार रिपीट करें फिर उसका आंसर दें। तो 126 के मैं सही आंसर की बात कर लेता हूँ। तो वैसे तो इसको डिलीट कर दिया गया, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान में उत्तर से दक्षिण, ये गलत है। उत्तर से दक्षिण 869 नहीं है, पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण आपका 826 है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। देखो यहाँ भी अंतर्राज्य नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तो 1070 है और जबकि अंतर्राज्यीय जो सीमा 4850 किलोमीटर है। और राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत का कितना? 10.41% है। राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, ये आपको बताना है।
तो 127वें क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ तो 127वें का जो राइट आंसर होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, उत्तर पूर्वी मैदानी और सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदानी का भाग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका कथन गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। क्लियर। राजस्थान में अफीम उत्पादन निम्नलिखित में से किन जिलों में होता है? तो देखो आपका चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ में आपका अफीम उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। तो 129 में देख लेते आपका कौन सा कथन सत्य नहीं है। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर की शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है पहला कथन। दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ, ये भी सही। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मृदा का निर्माण हुआ, ये भी सही है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ, यही कथन आपका गलत है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अपवाह की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम यानी आप जानते हो ना, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। तो 130 जो है आपका डिलीट कर लिया गया, ठीक है। अपवाह की दृष्टि से मैं आपको क्रम बताऊं तो क्रम होना चाहिए आपका बलूचमा, बलूचमा, ठीक है। बनास, लूणी, चंबल, माही, ये एक में भी आपका ऑप्शन नहीं है, देख लो आप, इसलिए आपका डिलीट हो गया है। राजस्थान के कुल मरुस्थल का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा 61%। 61.11% की मैं बात कर लूँ, 11, ये आपका राजस्थान के मरुस्थल में शामिल है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सबसे ज़्यादा लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? तो मेंढा नदी सबसे ज़्यादा लवण लाती है, और ये चारों ही नदियाँ आपके सांबर झील में गिरती है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो 133 की मैं बात कर लूँ तो एरिडोसोल और एंटीसोल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23.5 उत्तरी अक्षांश तथा 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाएं राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती हैं? तो 23.5 डिग्री तो आपके बांसवाड़ा में गुजरती है, और 17 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा आपके जैसलमेर से गुजरती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी भी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है, आपको बताना है। तो देख लेते अपन 135 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, बिल्कुल अंतर्वर्ती जिला है। अब इसकी मैं बात कर लूँ तो बांसवाड़ा की सीमा गुजरात से लगती है, क्लियर। जयपुर की सीमा हरियाणा से लगती है, क्लियर। भीलवाड़ा की सीमा एमपी से लगती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा अपन कर लेते हैं। कथन ए, अरावली के पूर्वी ढाल व पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण आर, अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है, पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त और उच्चतर है। तो 136 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही सही है और व्याख्या भी बिल्कुल सही करते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन ईरान द्वारा चिन्हित राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्य जीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिक स्थलों का नाम बताइए। तो 137 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, एक तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, एक सांबर झील, ये दोनों ही आपके बिल्कुल आपको मैं बता देता हूँ रामसर साइट में शामिल है। रामसर सूची में शामिल राजस्थान में केवल 2 है, एक तो आपका सांबर झील, एक केवलादेव, बिल्कुल याद रखना, यहाँ से बार बार सवाल आपका बनता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड, कितनी बार बताया मैंने, बिल्कुल बताया ना, हर बार बताता हूँ जब भी कृषि जलवायु खंड का आता है, इसलिए कहता हूँ क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जिसे फर्स्ट सी के नाम से जाना जाता है, कितनी बार बताया। सबसे छोटा आपका 4th बी है। कुल कितने कृषि जलवायु खंड है? 10 कृषि जलवायु खंड है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा मैं बात कर लूँ कपास की खेती कौन से जलवायु खंड में की जाती है, तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड के अंदर आपको सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 139 की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 ही सत्य है, बाकी सारे असत्य हैं कि राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान वर्षा की चरम सीमाओं युक्त है। 140 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीम सागर परियोजना 12 में। भीम सागर 12 में नहीं है भाई, ये झालावाड़ में। कहाँ है? झालावाड़। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। कल आपका जो पशु परिचर का जो एग्ज़ाम लेगा बोर्ड, आरएसएसबी बोर्ड ने एएनएम और जीएनएम का जो एग्ज़ाम लिया था नर्सिंग वाला, वो पूरा पेपर मैंने देखा, उसमें एक भी क्वेश्चन नया जीके से नहीं पूछा गया था। देख सकते हो आप, आपको यूट्यूब पे वो पेपर का हल करा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था ना कि नए जीके के चक्कर में मत पड़ो, प्रूफ के साथ कह सकता हूँ एक सवाल नहीं बनेगा। लोगों के चक्कर में मत आइए, ऑथेंटिक जो सही मार्गदर्शन करते हैं ना उन्हीं के साथ जुड़िए आप, क्योंकि लोग भटकाने का काम बहुत ज़्यादा करते हैं और यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा डाल रखा है, ये पढ़ा रहे वो पढ़ा रहे। मैं कह रहा हूँ एक बार आप सारी क्लासें मेरी देखिए, अच्छे से देखिए, एक क्लास का एक दिन में 3 बार रिवीजन कीजिए, वाकई में आपको मज़ा आने वाला है और एक बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में और इंदिरा गांधी परियोजना वो आपकी किधर पड़ती है पता है ना आपको? राजस्थान के पश्चिम में, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में। ये लिफ्ट परियोजना अंतर है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में, सावन भादो कोटा में। क्लियर? राजस्थान में शुष्क सागवान वृक्षारोपण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त जिले कौन से? तो 141 का जो राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। इसकी मैं कई बार आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने, बा को डुबाऊ, डू बा ऊ। क्लियर? बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारा और उदयपुर, यहाँ पर आपके राजस्थान में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है? तो 142 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति आपकी बिल्कुल नहीं पाई जाती। उपोष्ण कटिबंधीय पाई जाती, उष्ण कटिबंधीय कंटीली भी पाई जाती, शुष्क और अर्धशुष्क पर्णपाती भी पाई जाती हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित हैं। तो 143 का देखो ये क्वेश्चन हूबहू रिपीट हुआ नहीं हुआ, अभी 1 2 3 पेपरों पहले करवाया था मैंने, इसलिए कहता हूँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए, अभी तो आप देखते जाना। बरसिंगसर, कपूरडी और मेड़ता, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, बरसिंगसर, कपूरडी और मेड़ता में लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम योजना काल में अब तक कृषि फसलों के क्षेत्रफल में घटित निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन असत्य है? तो 144 की मैं बात करूँ तो पहला ही असत्य है कि खाद्यान्नों के अंतर्गत क्षेत्रफल लगभग 14% बढ़ गया, ये गलत है, बाकी आपके तीनों सही है। कि वे दालों के मामले में 3% घट गया, तिलहन के मामले में 15% बढ़ गया, गन्ना, जवार, चारा, फल, सब्जी, मसालों के अंतर्गत कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145, वर्ष 2007 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान में पशुओं की संख्या थी तो 566 लाख थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो आपको याद रखना 18वीं पशु गणना, 19वीं पशु गणना, 20वीं पशु गणना। 18वीं हुई थी 2007 के अंदर, 19वीं हुई 2012 में, 20वीं हुई थी 2017 में और आंकड़े 2019 में आए। 18वीं के अनुसार पशुओं की संख्या थी 5.66 लाख। 19वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार जो थी आपकी, बिल्कुल आपको याद रखना 5.77 लाख, सॉरी 577 लाख। और 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार जो आपके कुल पशुधन की जो संख्या 568 लाख। 18वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार 566 लाख, 19वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार 577 लाख, 20वीं पशु गणना रिपोर्ट के अनुसार 568 लाख। क्लियर? ये आपको याद रखना है। 146 की बात कर लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है? तो डार्क और धूसर ग्रे क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं भाई, यानी जल के मामले में देखो राजस्थान में जल खत्म होता जा रहा है, क्योंकि बरसात का पानी 100% गिरता है और निकालते कितने राजस्थान वासी 150% निकाल लेते हैं। गिर तो 100% रहा, निकाल रहे 150%, तो हर बार क्या 50% पानी नीचे जा रहा है ज़मीन के अंदर। 147वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं 147वां क्वेश्चन क्या है आपका। एक तरफ लिफ्ट नहर है, एक तरफ आपको लाभान्वित जिले, इनको सुमेलित करना है, तो करते हैं सुमेलित। देखो
जय नारायण व्यास का जो संबंध है आपके जैसलमेर जोधपुर से हो जाएगा। चौधरी कुंभाराम का संबंध आपके बीकानेर नागौर से हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूँ तो सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं जय नारायण व्यास लिफ्टनेर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम है ना आपका हनुमानगढ़ चूरू है। पन्नालाल बारूपाल बीकानेर और नागौर हो जाएगा। क्लियर। और डॉक्टर करणी सिंह ये आपका जोधपुर बीकानेर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मिला लो इसमें से आपका कौन सा सही हो रहा। CDAB ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 148वां क्वेश्चन है, राजस्थान का वे राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH76 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभावना कितनी है? बड़ा अच्छा सवाल है। 11.29 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान में सतही जल कितना है, तो 1.16%। राजस्थान में ग्राउंड वाटर कितना, भूमिगत जल, तो 1.70%। दोनों आंकड़े याद रखने। राजस्थान के 3 जिले ऐसे हैं जहां पानी फुल मात्रा में है, हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। यहाँ पानी की कमी नहीं है, बाकी सारे जिलों में पानी की कमी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 150वां क्वेश्चन है, इसको आपको सुमेलित करना है, तो आज का आखिरी क्वेश्चन भी है तो सुमेलित कर लेते हैं। सीसा जस्ता जो है आपका रामपुरा आगुचा भीलवाड़ा मिलता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, तांबा आपका चांदमारी में मिलता है, ठीक है, क्लियर। ये झुंझुनू के अंदर पड़ती है, चांदमारी खान है आपकी। बेरिलियम की बात कर लेता हूँ तो बांदर सिंदरी में मिलता है आपका, ठीक है। लोएस की बात कर लेते हो तो मोरीजा बानोल जयपुर के अंदर आपका मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज की क्लास के ये 50 क्वेश्चन आपके थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए, और मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक आप सारी क्लासों का रिवीजन करें। मैंने अब तक 12 से 13 क्लास अपलोड कर दिए। हर क्लास का आप 3 से 4 बार रिवीजन कर दो, ऐसी तैयारी हो जाएगी एक बेहतरीन। हमारे साथ पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनका परिचय अलग तरीके से होना चाहिए कि सवाल सीधा पेपर हाथ में आया और सारे सवाल कर लिए।